हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा था, आपके कोरिलेशन की बेसिक चीजें देखे थे, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन देखा था, उसके प्रॉपर्टीज की चर्चा हमने करी थी। आज हम लोग क्या करेंगे सर, आज हम लोग करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, जिसमें हमने मेथड्स में भी एक मेथड जो डायग्राम का मेथड है, स्कैटर डायग्राम, जिसको हम लोग डोडो डायग्राम भी कहते हैं, वो कर लिया था। आज हम लोग और भी जो मेथड है वो करने वाले हैं। और चलिए आइए चलते हैं कहां, क्लास में। देखिएगा जी, तो बेसिकली हमने जब मेथड्स की बात करी थी तो आप ध्यान से देखिएगा, मेथड्स ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन में हमने क्या देखा था, एक ग्राफिक मेथड होता है जिसमें स्कैटर डायग्राम देख लिया था। आज हम लोग जो है वो अलजेब्रिक मेथड की चर्चा करेंगे। किसकी? अलजेब्रिक, जिसमें तीन मेथड्स हैं, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन मेथड और कॉन्करेंट डेविएशन मेथड्स, और इसके प्रॉपर्टीज की भी चर्चा आज हम करेंगे। आइए चलते हैं कहां सर, आगे को कार्ल पियर्सन कोरिलेशन में। दिख रहा है आपको? हाँ जी सर, दिख रहा होगा। चलिए अब क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसको बोलते हैं और इसका क्या क्या नाम है ना। तो पहला मेथड किसको बोला सर? बोला हमने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बोल रहा है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और सिंपली द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ लीनियर एसोसिएशन between two variables and denoted by r और rxy and being two variables involved। तो ये बेसिकली कोरिलेशन तो आपको पता है कि क्या था, कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन मेंटेन करना, एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंजेस आ रहा है, इसी को मेजर कोरिलेशन करता था। तो कार्ल पियर्सन भी यही बोला x और y के फॉर्म में हम डिनोट करेंगे, और इसका कोरिलेशन का जो डिनोट वर्ड क्या होगा, आर होगा। क्लियर है बात? हाँ जी, क्या बोल रहा है, कह रहा है दिस मेथड ऑफ कोरिलेशन अटेम्प्ट्स टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट के लिए कौन सा कोरिलेशन यूज किया जाता है, तो इसके लिए मेथड क्या है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट के लिए है आपका कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। कह रहा है थ्रू दी डेटा ऑफ टू वेरिएबल एंड द वैल्यू ऑफ पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट R indicates how far away all these data points are to the line of best fit। तो R क्या इंडिकेट करता है कि जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है उससे कितनी दूरी पर आपका क्या पॉइंट्स जो है वो है, कितना अवे है उससे। क्लियर है बात? हाँ जी, जैसे अभी आपने देखा था ना, ये है, अब यहां से पॉइंट्स कितने दूरी पर है ना, ये डिनोट क्या करता है सर, ये डिनोट करता है कि आपका कोरिलेशन कितना है। ठीक है, यही चीज बात बोल रहा था। हाँ जी सर, अब चलिए नेक्स्ट चलें। क्या बोल रहा है, क्या द फर्स्ट पर्सन टू गिव मैथमेटिकल फार्मूला फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन 1890 वाज कार्ल पियर्सन। तो कार्ल पियर्सन ही सबसे पहले 1890 में इस मेथड की मैथमेटिकल फार्मूला भी दिया और मेजरमेंट देखा कि कैसे हम रिलेशनशिप को मेजर कर सकते हैं। इसलिए क्या बोला, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसका तीन नाम, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, प्रोडक्ट मोमेंट और सिंपल कोरिलेशन। एंड दिस मेथड ऑफ मेजरिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द मोस्ट पॉपुलर एंड इज वाइडली यूज्ड। सबसे पॉपुलर मेथड है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिफाइन करने का। उसके बाद क्या, इट इज डिनोटेड बाय r वेयर r इज ए प्योर नंबर व्हिच मींस दैट हैज नो यूनिट, जिसका कोई यूनिट नहीं है, मतलब प्योर नंबर है। ठीक है, अब कार्ल पियर्सन ने क्या कहा, ये देखिए, कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन्स एंड बाय द सम ऑफ द पेयर्स एंड देयर नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यही वाला बात बोला, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मीन, जो जिससे मीन मिला, और नंबर ऑफ पेयर्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ सीरीज। अगर इसको हम सिंपल वे में डिफाइन करें तो r इज इक्वल टू सिग्मा xy और अंडर रूट x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, और दूसरा इसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा xy डिवाइड बाय n बोलता है नंबर ऑफ पेयर्स, कितने पेयर हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो दो सीरीज, यही बात बोला था ना, ये देखिए नंबर ऑफ पेयर्ड इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ सीरीज। तो x और y दो सीरीज है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x x सीरीज के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y y सीरीज के लिए, दो सीरीज के बीच का ये बताया। तो फॉर्मूला क्या, r इक्वल टू सिग्मा xy
divided by number of pairs into standard deviation of x and standard deviation of y। आप देख लीजिए ये बताया भी गया है कि standard deviation of x किसके लिए है, x सीरीज के लिए, standard deviation of y सीरीज के लिए। अब टोटल चीज भी बता दिया गया, देखिए n नंबर ऑफ पेयर्स, x हो गया डिवीजन ऑफ द x सीरीज फ्रॉम द मीन, y हो गया डिवीजन ऑफ y सीरीज फ्रॉम द मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया ऑफ x सीरीज, स्टैंडर्ड डिवीजन y हो गया स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y सीरीज, और r हो गया कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये आपको दिख रहा है अच्छे से, आई थिंक हाँ दिख रहा होगा आपको। तो ये फार्मूला हो गया, इसी फार्मूला को आपको याद करना है। समझ में आ गई बात? हाँ जी। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द मेथड कैन यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ सीरीज। अगर आपके पास क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है अलग अलग आइटम्स का, तब आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। कह रहा however there are various cases in which the direct measurement of phenomenon under study is not possible। बहुत सारा स्टडी पॉसिबल इसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट क्वालिटेटिव मेजर्स सच एज एबिलिटी, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ब्यूटी cannot be measured in the quantitative terms, so study the correlation between two qualitative measures, one should use the Spearman rank correlation। अब एक बात देखिएगा, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन क्वांटिटी को मेजर करता है, तो कैसे क्वांटिटी को मेजर करता है सर? भाई साहब 10, 20, 50 अगर है, ठीक है, प्राइस और डिमांड में रिलेशन देखना है तो ये सारा चीज कर लेगा। लेकिन यही क्वालिटेटिव मेजर की बात हो तो ये रैंक को नहीं देखता कि कोई फर्स्ट रैंक में, कौन सेकंड रैंक में, कौन थर्ड रैंक में, कौन फोर्थ रैंक में, इसका कंपैरिजन नहीं करता। इसके लिए क्वालिटेटिव मेजर के लिए स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है, जो हम लोग अगला मेथड है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए पहले कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस की चर्चा कर लें। अब देखिए कोवेरिएंस क्या होता है, इसका फार्मूला दिया हुआ है। कह रहा है कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन द कोवेरिएंस। कोवेरिएंस मतलब वेरिएंस बोल रहा ना, उसी के बाद ऑफ द गिवन वेरिएबल्स। कह रहा है कोवेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिग्री टू व्हिच द टू गिवन वेरिएबल्स वेरी टुगेदर। तो अब देखिए ध्यान समझिएगा, क्योंकि कोरिलेशन दो वेरिएबल के लिए है, तो वो वेरिएबल किस डिग्री में वेरी कर रहा है उसके लिए कोवेरिएंस निकाला जाता है। कह रहा है बेसिकली कोवेरिएंस इज अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग द डिग्री विच द टू वेरिएबल्स वेरी टुगेदर। द सिंबल्स ऑफ कोवेरिएंस ऑफ टू वेरिएबल दैट इज एक्स एंड वाई इज डिनोटेड कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। देखिए एक्स वाई दो क्या वेरिएबल था, और ये किस डिग्री में डिनोट कर किस डिग्री में वेरी कर रहा है, इसको देख करने के लिए कोवेरिएंस निकाला जाता है। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स का मीन वाई का मीन डिवाइडेड बाय एन, इसको या फिर कह सकते हैं सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय एन। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसका दूसरा ये देखिए, दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है आर सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय एन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब इसके एजम्पशंस क्या हैं, आइए एक एक करके एजम्पशंस भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एजम्पशंस ऑफ द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट क्या है, बोला लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। अब लीनियर रिलेशनशिप का बात मतलब, लीनियर रिलेशनशिप का मतलब बात वही था कि भाई साहब एक वेरिएबल में जितने से चेंज हो रहा है सेम अदर वेरिएबल पे भी उतने से चेंज होना चाहिए। हमने पढ़ा था लीनियर कोरिलेशन लास्ट क्लास में। हाँ जी सर, देखिए क्या बोल रहा है, द फर्स्ट एजम्पशन ऑफ दिस मेथड इज दैट देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन गिवन टू वेरिएबल्स। It means that if the paired observation of the variables say x and y are plotted on a scatter diagram, then it will be always form a straight line। तो बोल रहा भाई साहब अगर आप स्ट्रेट ये डायग्राम फॉर्म करें तो ये स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये लीनियर रिलेशनशिप बताता है आपको। क्लियर है बात? हाँ जी सर, ये वाला, ये जो एकदम क्लोज था ना, ये वाला डायग्राम एक देखे थे हम लोग, हाँ वो वाला। कह रहा दूसरा कैजुअल रिलेशनशिप होता है। कैजुअल रिलेशनशिप बोल रहा क्या बोल रहा है, कह रहा अनदर assumption is that there is no cause and effect relationship between the given two variables. However, the cause and effect relationship exists between the forces affecting these variables. Besides, if there is no such type of relationship between the variables, then correlation is meaningless। तो बोल रहा भाई साहब कैजुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। अगर कैजुअल रिलेशनशिप के अलावा कोई ऐसा कॉज एंड बोलता है क्या कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट अगर कर रहा है तभी वो आपका क्या होगा, बेस्ट होगा, नहीं तो फिर कोरिलेशन का कोई मतलब बनता ही नहीं। सिंपल सी बात है ना, अगर डिमांड और सप्लाई के बीच में कोई
कोई सॉरी डिमांड सप्लाई बोल रहा है, डिमांड और प्राइस के बीच में वेरिएबल्स इफेक्ट, डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई, डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस कम हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है तो प्राइस ज्यादा हो रहा है, तो कैजुअल रिलेशनशिप भी है और इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया अगर ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दोनों नहीं रहेगा तो कोरिलेशन क्या मीनिंगलेस है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी मान के जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन और ये इक्वल होता है। तो क्या बोल रहा है, इट इज आल्सो अज्यूम दैट इफ देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज of some nature of producing normal distribution then two given variables are affected by them। तो बोल रहा है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज है तो उसकी वजह से जो इफेक्ट होगा दो वेरिएबल पर वो क्या होगा, इफेक्ट करेगा किस पर, वेरिएबल पर। फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स लाइक डिमांड, सप्लाई, हाइट, वेट etc आर अफेक्टेड बाय मल्टीपल फोर्सेस। तो ये भी बात देखिएगा, डिमांड सिर्फ एक की वजह से नहीं आता है। अभी जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ डिमांड और प्राइस की बात कर रहा हूं अपोजिट होता है, लेकिन अगर मैं यही चीज बोल दूं कि भाई कांस्टेंट नहीं है, तो जब अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट नहीं है, मान लो महंगाई बढ़ गई है तो फिर वही प्राइस और डिमांड का अपोजिट वाला रिलेशन हो जाएगा। तो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट के बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि भाई प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है। अगर सब कुछ को हमने बराबर मान लिया कि अदर जो भी चीज हो रही है वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तब, और अगर ऐसा नहीं माना, मान लो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट नहीं है, तब तो फिर वो मेरा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। चलिए एरर ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ मेजरमेंट क्या हुआ, कह रहा है द एरर ऑफ मेजरमेंट इज रिड्यूस्ड टू दी मिनिमम देन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज मोर रिलायबल। हाँ ये बात सही है, कहीं भी मेजरमेंट का एरर अगर किसी भी चीज में एरर कम हो तो वो ज्यादा रिलायबल होगा ही, कंसिस्टेंट होगा ही। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब प्रॉपर्टीज पे आइए। प्रॉपर्टीज तो वैसे मैंने ऑलरेडी ओवरऑल करा दिया है, लेकिन ये जो कार्ल पियर्सन की प्रॉपर्टीज है आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो इंडिपेंडेंट दोनों से है, स्केल से भी और ओरिजिन से। इसका क्या मतलब हुआ कि सर अगर आप प्लस माइनस इनटू डिवाइड कुछ भी कर लें किसी भी नंबर से तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 और +1। ये बात तो ध्यान में आपको रहना चाहिए कि -1 से +1 के बीच में ही r की वैल्यू होती है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू होती है। ये आपको मैंने शुरू में बताया था। जीरो कोरिलेशन कब होगा, जब दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे। ये भी बात मैंने बताया था कि जब दोनों वेरिएबल अपने आप में, जैसे मैंने बोला था ना x, आपकी x भी अपने आप की मर्जी की मालिकिन थी और आपके y भी, यानी कि आप खुद अपने मर्जी के मालिक थे, तो रिलेशन बैठ नहीं पाएगा। लेकिन अगर x और y दोनों कॉम्प्रोमाइज थोड़ा थोड़ा करने वाले हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों, तो भाई रिलेशन बढ़िया चलेगा। तो वही काम है, कह रहा है टू वेरिएबल्स x एंड y आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर देन इन दैट केस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम विल बी 0। हाँ ये 100% चीज है। दो लोगों के बीच में अगर बॉन्डिंग अच्छी तो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन रिलेशन अच्छा होगा, लेकिन अगर दो वेरिएबल्स के बीच में इंडिपेंडेंट रहेंगे, दोनों अपना अलग अलग फैक्टर पर काम करेंगे, तो उसकी क्या होगी, उसका जो कोरिलेशन होगा वो 0 होगा। क्लियर है बात? हाँ जी। मेजर्स ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, वही लीनियर रिलेशनशिप का मतलब एक की वजह से दूसरा जो रिलेशन हो रहा है वो सेम डिग्री से वेरिएट करना चाहिए। वही कह रहा है, इसमें बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आइए हाँ नेक्स्ट चलते हैं। मेरिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन। मेरिट क्या है, तो सर एक तो सबसे पॉपुलर मेथड है, ये बात आपको पता होना चाहिए क्या कि सबसे पॉपुलर मेथड है। कह रहा है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द मोस्ट पॉपुलर वाइडली यूज्ड मैथमेटिकल मेथड स्टडी ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये बात सही है, पॉपुलर मेथड है। डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, डिग्री मेजर करता है। कह रहा था वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट नॉट ओनली समराइज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बट आल्सो इट्स डायरेक्शन। ये बात बहुत सही है कि सिर्फ डिग्री नहीं बताता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी बात ये बता देता है। इसलिए इसको वो क्या बोला, डिग्री और डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन दोनों बोलते हैं। डिमेरिट्स क्या है ये देखिएगा, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर कोई बोल रहा है if the values are two variables are extreme then it would have great impact on the value of correlation coefficient। अब बोल रहा है भाई साहब दो वैल्यू के बीच में अगर बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यू है, तो आपका ये कोएफिशिएंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये तो एक तो हो गया। दूसरा एजम्पशन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, हाँ सिर्फ ये लीनियर रिलेशनशिप को लेकर बेस बनकर काम करता है, तो इसीलिए अदर जो नॉन लीनियर है या कर्वी लीनियर है उस पर ये काम नहीं कर पाएगा। देखिए क्या कर रहा है, व्हाइल डिटरमाइनिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट it is always assumed that there is a linear relationship without thinking whether the assumption is correct or not। तो क्या बोला, जो linear relationship है उसके assumption पे based है, इसीलिए other relationship का काम नहीं कर सक रहा है। कह रहा क्या है,
टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, 100% टाइम तो लगता है भाई मेथड्स को निकालने में, इसका फॉर्मूला है। तो क्या कह रहा है, इन कंपैरिजन टू द अदर मेथड डिटरमाइनिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिस मेथड टेक्स मोर टाइम। 100% स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है, मीन निकालना होता है, उस बेस पर काम करते हैं। कह रहा पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल सही, पॉसिबिलिटी क्या है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की है, क्योंकि किस फैक्टर को कितना मेजर करके लेके चलना है इसमें ये दिखाता है। कह रहा व्हाइल इंटरप्रेटिंग द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग दिस मेथड वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, अगर एक इंसान को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा ये मेथड बनाने के लिए। कह रहा इट इज बिकॉज द चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रेटिंग द कोएफिशिएंट आर मोर, ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। समझ में आ गई बात? हाँ जी सर। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रोबेबल एरर। क्या होता है प्रोबेबल एरर? देखिए दो तरह के एरर, एक होता है स्टैंडर्ड एरर, एक होता है प्रोबेबल एरर, और ये दोनों हमको कैलकुलेशन में ही पढ़ना पड़ता है, एक्चुअली इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोबेबल एरर क्या होता है, फिर समझेंगे स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, और फिर समझेंगे कि क्या हमारा प्रोबेबल एरर जो कोरिलेशन से मैच करता है तो कितने में वो सिग्निफिकेंट होता है, कितने में इनसिग्निफिकेंट होता है, और कितने में नॉन सिग्निफिकेंट होता है। क्लियर बात? हाँ जी। आइए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोबेबल एरर is an expected error in the Karl-Pearson coefficient of correlation which facilitates the upper limit and the lower limit of possible correlation। अभी जैसे इसके पहले प्रॉपर्टीज की बात करी थी कि मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जस्ट यही बात यहाँ कह रहा है कि प्रोबेबल एरर होने के चांसेस है। कह रहा विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबल एरर it is possible to determine the reliability of value of coefficient in so far as it depends on the condition of random sampling formula of calculate probable error। तो फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी का p इक्वल टू 0.6745 into 1 minus r square divided by root n। ये देखिए इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 2/3 फिर सेम 1 minus r square divided by root n, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी याद रखिएगा, सेम चीज है, इसका वैल्यू यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आर बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को और एन बोलते हैं नंबर ऑफ आइटम्स को। अब सिर्फ स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, तो बस एक चीज हटा दीजिए, आप जो पी ये वैल्यू है ना 2/3 इसको हटा दीजिए, सेम चीज स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा नाउअडेज स्टैंडर्ड एरर इज प्रेफर्ड टू द प्रोबेबल एरर, डिग्री ऑफ स्टैंडर्ड एरर इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करना। कह रहा है इन एनी स्टैटिस्टिक्स रैंडम सैंपलिंग other things remaining the same, it is essential that the standard error should be small as far as possible, smaller the standard error the more uniformity will be there in sampling distribution। तो बेसिकली स्टैंडर्ड एरर हमको कब चेक करना होता है, जब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। तो ये कह रहा है जितना कम स्टैंडर्ड एरर होगा उतनी क्वालिटी यानी यूनिफॉर्मिटी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की ज्यादा होगी। तो स्टैंडर्ड एरर सर कैसे निकालते हैं, सर हम ये देखते हैं कि क्या स्टैंडर्ड एरर ऑफ r इक्वल टू 1 माइनस r स्क्वायर डिवाइड बाय रूट n, सेम चीज है, इसमें से ये अगर प्रोबेबल एरर लगाना है तो 2/3 लगा दो, ये हो गया प्रोबेबल एरर। ठीक है, बस उसके बाद अब तीन चीजें हमें देखनी है, क्या कि जब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं तो वो सिग्निफिकेंट कब होता है, इनसिग्निफिकेंट कब होता है, और नॉन सिग्निफिकेंट कब होता है। तो आइए देखिए, कह रहा है पहला, जब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 6 टाइम्स हो, किससे 6 टाइम्स कम हो r से, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। मतलब r अगर 50 है, 0.50 है, तो अगर ये वैल्यू रहा 0.40, ठीक है, समझ में आ रहा है, इंटू 6, तो ये कितना हो जाए 24.24, और ये रहा 0.50, तब ये वैल्यू क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। इसका मतलब r हमेशा ज्यादा होना चाहिए 6 प्रोबेबल एरर से। तो 6 प्रोबेबल एरर से अगर r ज्यादा है तो हम इसको बोलेंगे क्या, सिग्निफिकेंट है। दूसरा चलिए, कह रहा है इफ r इज लेस देन प्रोबेबल एरर, मतलब अगर r प्रोबेबल एरर से कम है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल प्रोबेबल एरर कितना हो गया, प्रोबेबल एरर जो भी हो गया इससे कम है r, तो इसको हम बोलेंगे इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। और बोलेंगे अगर r से, ठीक है, r कम है 0.3 प्रोबेबल एरर से, तो इसको हम बोलेंगे इट इज इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट के लिए क्या कंडीशन है, सर 0.3 p से कम होना चाहिए r को। फिर नॉन सिग्निफिकेंट के लिए क्या कंडीशन है, सर प्रोबेबल एरर से कम होना चाहिए। लेकिन सिग्निफिकेंट होने के लिए क्या कंडीशन है कि 6 प्रोबेबल एरर से ज्यादा होना चाहिए, किसको, r, यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तब इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज सिग्निफिकेंट।
समझ में आ गई बात? हाँ जी सर। अब चलिए चलते हैं कहां, ये देखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। सर डिटरमिनेशन क्या होता है? डिटरमिनेशन बोलते हैं जब एक्सप्लेन्ड वेरिएंस जो है टोटल वेरिएंस से डिवाइड किया जाता है। देखिए कह रहा था कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएंस टू द टोटल वेरिएंस। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज कैलकुलेटेड बाय द स्क्वायरिंग of the coefficient correlation, thus coefficient of determination is equal to r square। तो सीधा सीधी बात, coefficient of determination कैसे होगा? r square। अगर coefficient of determination आपको लिखना है तो उसको क्या लिखिएगा? लिखिएगा r square। सिंपल से r square वैल्यू बोल दीजिएगा, इसको क्या लिखिएगा? r square। यहां अगर आप r square लिख देते हैं तो काम बन जाता है। मेरिट क्या डिमेरिट का एक बार आप देख लीजिएगा। मैं चलता हूं कहां, आपके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r स्क्वायर, इसकी बात करता हूं। कह रहा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r होना चाहिए इज यूनिटी बिकॉज इट इज पॉसिबल टू एक्सप्लेन ऑल वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल बट इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन मोर देन ऑल ऑफ इट। तो ये बात है। तो इसीलिए r और r स्क्वायर को लेकर कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई है। आइए इस प्रॉपर्टीज को देखते हैं और समझते हैं कि r और r स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशन है। मैं एक एक करके इसको प्रूफ भी करते जाऊंगा और बताते भी जाऊंगा, ठीक है। आइए सबसे पहले क्या बोला, वैल्यू ऑफ r स्क्वायर होना चाहिए। देखिए इसको यहां r स्क्वायर कर लीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ r स्क्वायर डिक्रीजेज मच मोर रैपिडली एज द वैल्यू ऑफ r डिक्रीजेज। सिंपल सा बात बोला भाई साहब, जिस स्पीड से अगर आपका r डिक्रीज करेगा उसी से दुगना स्पीड से आपका भी क्या r स्क्वायर डिक्रीज करेगा। देखिए सिंपल दिया हुआ है। जैसे मैंने बोला r, ये बात तो आपको पता ही है कि r की वैल्यू -1 से +1 तक होती है। हाँ, तो यहाँ सारे +1 की वैल्यू दी गई है। हाँ ठीक है, r इक्वल टू +1 की वैल्यू। अब देखिए r अगर 0.9 है, फिर 0.9 से 0.80 हुआ, r डिक्रीज किया तो r का स्क्वायर क्या होगा? 0.9 इंटू 0.9 0.81 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए r स्क्वायर 0.81 से 0.64 पे आ गया सीधा, समझ में आई बात? तो वही बोल रहा है कि r स्क्वायर डिक्रीज करेगा मच मोर रैपिडली ऑफ द वैल्यू r डिक्रीज। जिस हिसाब से r अगर 10 से डिक्रीज कर रहा है तो ये देखिए r स्क्वायर किससे डिक्रीज किया? 64, यानी कि 6 70 और 10 80 और 15 से इंक्रीज किया। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ देखिए 0.80 से 0.70 पे गया तो ये 0.64 से 0.49 पे किया। 60, ये 36, ये 50, ये 25, ये 40, ये 16, यहाँ 14 से 30 हुआ और यहाँ 16 से सीधा 9 वैल्यू आ गया। तो देखिए यही चीज बात बोला था कि r जितना डिक्रीज करेगा उससे डबल स्पीड से या फिर ज्यादा स्पीड से r स्क्वायर आपका क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। पहला प्रॉपर्टीज ये कह रहा है। दूसरा प्रॉपर्टीज बोला द वैल्यू ऑफ r विल बी ऑलवेज लार्जर देन r स्क्वायर। ये छूट क्यों रहा है भाई? ठीक है, हाँ ठीक, इस बात को देखिएगा क्या बोला, इसको समझिएगा, ठीक है। बोला भाई साहब ऐसा है, r की जो वैल्यू होगी, r की वैल्यू मान लेते हैं 0.9 है, तो r का स्क्वायर की जो वैल्यू होगी r से हमेशा कम होगी। तो 0.9 का स्क्वायर कितना हुआ? 0.81। यही बात बोला, सिंपल। फिर देख लो एक और r लेते हैं। r की वैल्यू अगर 6.6 होगी तो r स्क्वायर की वैल्यू 0.36 होगी। बस यही कह रहा है कि r से हमेशा r स्क्वायर क्या होगा? छोटा होगा। समझ में आ गई बात? यही वैल्यू बोल रहा है। और अनलेस r के बराबर 1 या 0 ना हो। अगर r के बराबर 1 या 0, ये एक्सेप्शन है कि अगर r के बराबर 1 हो गया तो r बराबर 1 है, अगर तो r यहाँ 1 हो गया तो r स्क्वायर भी तो 1 ही हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। इसलिए r अगर 0 ले लेते हैं तो r को अगर हम 0 लिए तो r स्क्वायर भी 0 ही हो जाएगा। इसीलिए यहाँ बोला गया कि सिर्फ 1 और 0 को छोड़कर जब भी कोई वैल्यू आप लेंगे तो r की जो वैल्यू होगी हमेशा r स्क्वायर से बड़ी होगी, या इसको अपोजिट करके बोले कि r की जो वैल्यू होगी, सॉरी r स्क्वायर की जो वैल्यू होगी r से हमेशा छोटी होगी। दोनों बात बराबर है। इसको कभी बड़ा बोल दो तो ये छोटा, इसको कभी छोटा बोल दो तो ये बड़ा। बात तो बराबर है। कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ना तो कान ही है। समझ में आया बात? हाँ जी, चलिए थर्ड देखते हैं। कह रहा था वैल्यू ऑफ r एंड द वैल्यू ऑफ व्हेन विद द वैल्यू ऑफ r इज 1 and 0। एक मिनट, क्या बोल दिया भाई साहब? ये बोला इसको ये कुछ और बोला होगा। बोला वैल्यू ऑफ r
इक्वल टू वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, हाँ ये बात बोल रहा है, ये देखो वैल्यू ऑफ आर, व्हेन द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर ये होगा व्हेन आर इक्वल टू 1 एंड 0। ये तो अभी प्रूफ किया ना, ये तो सिंपली प्रूफ कर दिया। क्या बोला, ये देखो क्या बोला कि आर का वैल्यू जो होगा आर स्क्वायर के वैल्यू के बराबर होगा। कब, जब आर का वैल्यू 0 या 1 हो। देख लो आर का वैल्यू 0 तो आर स्क्वायर का वैल्यू भी 0, आर का वैल्यू 1 तो आर स्क्वायर का वैल्यू भी 1। तो ये तो इसको कोई प्रूफ करने की बात ही नहीं थी, ये तो ऐसे ही हवा पानी वाला दे दिया। चलिए, द वैल्यूज ऑफ आर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, क्या हो रहा है यार, क्यों छूट रहा है इतना, वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। देखिए इसको प्रूफ कर रहा हूं कैसे, वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, आर मान लेते हैं मैंने -0.6 लिया, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 यानी कि 0.36 ही होगा। तो यही बोल रहा है कि आर का +6 ले लो तो कितना हो जाएगा 0.36 होगा। तो ये बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ आर माइनस हो या प्लस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, आर स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। एक और एग्जांपल ले लो, आर इक्वल टू मैंने लिया -0.40, ठीक है, तो आर ये लिए तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 चौक 16 0.16, ठीक है, आर स्क्वायर का +0.40 लिया, ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.16। तो देखो आर स्क्वायर की वैल्यू में कभी चेंजेस नहीं आया, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव कौन है, आर हो सकता है। क्लियर है बात, हाँ जी। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का आर स्क्वायर, नॉन डिटर्मिनेशन 1 - आर स्क्वायर, सिंपल सा बात था यार, इसमें कोई पेचीदा ही नहीं है। फिर चलते हैं, क्या बोल रहा है मीनिंग, कह रहा था कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस टू द टोटल वेरिएंस। देख लीजिए भाई, सीधा सीधी बात है, डिटर्मिनेशन पूछा तो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस बटा टोटल वेरिएंस, नॉन डिटर्मिनेशन पूछा तो अनएक्सप्लेन्ड, क्योंकि एक्सप्लेन्ड कर दिया तो डिटरमाइन कर लिए, अनएक्सप्लेन्ड रह गया तो नॉन डिटरमाइन रह गया, सिंपल। अरे भाई एक्सप्लेन, मान लो कि तुम्हारे पास 10 रुपया है, ठीक है, 10 रुपया में से 5 रुपया गया तो 5 रुपया जो बचा वही है ना, एक्सप्लेन हुआ ना, सिंपल सी बात है वही। तो इसलिए बोला एक्सप्लेन बटा टोटल वेरिएंस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस बटा टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू नॉन डिटर्मिनेशन, आर स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेशन, 1 - आर स्क्वायर इज टू नॉन डिटर्मिनेशन। इसलिए इसके लिए एक एग्जांपल भी दे दिया है, देख लीजिए क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ r is 0.8, what is the proportion of variation in the dependent variable which is not explained by the given independent variable? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन r स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर 0.64 हुआ और नॉन डिटर्मिनेशन हुआ 1 - 0.64। ये देखिए 0.8 का स्क्वायर ये 0.36 आ गया, क्या आ गया, नॉन डिटर्मिनेशन आ गया। क्लियर है बात, इट मींस 36% ऑफ द वेरिएशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल हैज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब 36% जो जिसके ऊपर डिपेंडेंट था, ठीक है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोला, एक मिनट, वेरिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हैज नॉट बीन, हाँ वो एक्सप्लेन्ड नहीं किया उसको, मतलब ये चोरी कर लिया, सीधा सीधी बात समझ लो इसको। क्लियर है, हाँ जी। तो ये था कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन मेथड। अब चलिए स्पियर्समैन रैंक मेथड में चलते हैं। ये क्या बताता है, रैंक बताता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक के हिसाब से काम करता है। देखिएगा किसने दिया, बोला 1904 में चार्ल्स एडविन स्पियर्समैन ने दिया। मीनिंग ऑफ स्पियर्समैन कोरिलेशन क्या बोलता है, बोलता है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन यूजेस रैंक्स रादर देन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। तो ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को नहीं देखता है, ये देखता है किसको, रैंक को। एंड मेक्स नो assumption अबाउट द पॉपुलेशन विच एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आर ड्रॉन, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू सीरीज ऑफ रैंक कॉल्ड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इट इज गिवन बाय द फार्मूला। तो ये रैंक कोरिलेशन ऑब्जर्वेशन जो देखिए, ऑब्जर्वेशन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन बेस्ड नहीं है, ठीक है। क्या ये क्या यूज करता है सर, ये यूज करता है यूज रैंक को यूज करता है, ठीक है। ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कहां, कैलकुलेशन यूज करता है। क्लियर है बात, हाँ जी। इसका फॉर्मूला देखिए 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर n स्क्वायर माइनस n, इसको कोई ऐसा भी लिख सकता है nq माइनस n, ये भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं। R बराबर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, D बोलता है डिफरेंस ऑफ द रैंक, जो रैंक के बीच में डिफरेंस है दो पेयर के बीच में वो, और N होता है जी नंबर ऑफ पेयर इन रैंक। अब देखिए ये तो हो गया सिंपल, मान लेते हैं कि किसी कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आया तो
अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक जैसा नंबर दो आदमी के आ जाए, इसका मतलब टाई कर जाए रैंक, जैसे थर्ड रैंक दो आदमी का आ जाए, तो उस समय क्या फॉर्मूला अपनाएंगे? जब दो रैंक सेम मैच कर जाए तो उस समय हम फॉर्मूला अपनाएंगे, ये देखिए 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस एम क्यू माइनस 1 माइनस M1 डिवाइड बाय 12, और ये तब तक चलता रहेगा जितने मैच करेंगे। जैसे अगर थर्ड रैंक वाले 3 लोग आ गए तो ये वैल्यू 3 बार हम लिखेंगे। क्लियर है बात? हाँ जी, तो ये और डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस n, ये चीज हो गया। ठीक है, इसका क्वेश्चंस बनाने का जरूरत नहीं है, आपको पूछता है प्रॉपर्टीज फॉर्मूला, जो मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन बहुत रेयर नहीं, ना के बराबर ही पूछता है, एकदम मतलब 99.9% चांसेस क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसके प्रॉपर्टीज पूछेगा। देखिए अब देखिए फीचर्स क्या बोल रहा है, कह रहा है फीचर्स ऑफ स्पेसमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। स्पेसमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज बेस्ड ऑन रैंक रादर देन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। ये तो बात हमको पता था जी, ये रैंक के बेस पर है। कह रहा है स्पेसमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फ्री ऑन नॉन पैरामीट्रिक बिकॉज नो स्ट्रिक्ट assumptions आर मेड अबाउट द फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन विच आर सैंपल ऑब्जर्वेशन ड्रॉन। देखिए सैंपल ऑब्जर्वेशन में assumptions बनाया गया था, यहां कोई assumption नहीं है, तो इसीलिए बोला कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री नॉन पैरामीट्रिक है ये। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि पैरामीटर के अंदर नहीं आता है। कह रहा है सम ऑफ द डिफरेंसेस और रैंक बिटवीन टू वेरिएबल्स शैल बी 0। ठीक है, इट कैन बी इंटरप्रेटेड लाइक कैलकुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हाँ, कैलकुलेशन की तरह इसको भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, और ये भी ये -1 से +1 होना चाहिए। ये देखिए यहाँ -1 कर दीजिएगा, -1 से +1 के बीच में ये भी आता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मेरिट्स देखिएगा जी। मेरिट्स क्या बोला, सिंपल टू अंडरस्टैंड इजी टू अप्लाई। बिल्कुल सही, सिंपल है, इसमें कोई रैंक को देखना है, रैंक को मेजर करना है, डिफरेंस लगाना है और आपका फॉर्मूला में निकल जाएगा। सुटेबल फॉर क्वालिटेटिव डेटा रैंक मेथड। देख लो, इससे पहले वाला जो था कैलकुलेशन वो क्वांटिटेटिव के लिए था, मतलब क्वांटिटी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन देखते थे और तब करते थे। यहां हम रैंक को देखकर करते हैं, तो इसलिए क्या क्वालिटेटिव मेथड्स है। कह रहा है qualitative method can be conveniently used as a measure of degree of association between variables which are not capable of being quantifiable but can only be ranked in some order. For example, it may be possible for the two judges to rank by preference 10 girls in a terms of beauty where it may be difficult to give them numerical grade in terms of beauty. तो बोला भाई साहब, अगर एक लड़की 10 लड़कियां हैं और 10 लड़कियों को कोई जज को ये देना है कि कौन फर्स्ट रैंक पे है ब्यूटी के मामले में, कौन सेकंड रैंक, थर्ड रैंक है, तो इजीली दे देगा। लेकिन अगर उसको नंबर देना है कि ब्यूटी में तुम 10 नंबर हो, 5 नंबर हो, तो वो गलत होगा, वो नहीं दे पाएगा। सुटेबल फॉर एबनॉर्मल डेटा। एबनॉर्मल डेटा के लिए क्या है, सुटेबल है ओनली मेथड फॉर रैंक, सिर्फ रैंकिंग के लिए मेथड है। एप्लीकेबल इवन फॉर एक्चुअल डेटा, जब एक्चुअल डेटा है उसके लिए। अब इसके लिमिटेशंस या इसको डेमेरिट बोल सकते हैं, क्या है, अनसुटेबल फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा मतलब 0 से 10, 10 के 20 वाला के लिए वो अनसुटेबल है, यहाँ पे हमको काम नहीं आएगा, क्योंकि रैंक में वहां से कैसे देखेंगे, ऑलरेडी 0 से 10 देखेंगे, 0 से 10 देखेंगे, तो इसमें हम किसको रैंक मानेंगे। क्लियर है बात? हाँ जी सर। उसके बाद है टेडियस कैलकुलेशन। टेडियस कैलकुलेशन है, बिल्कुल सही। अप्रोक्सीमेशन मेथड है। रैंक मेथड रिजल्ट इज ओनली अप्रोक्सीमेशन सिंस एक्चुअल डेटा आर नॉट कंसीडर। ठीक है, अब इस मेथड को कहां यूज करेंगे देख लीजिए, बता गया है व्हेन टू यूज रैंक मेथड। कह रहा है नंबर ऑफ पेयर ऑब्जर्वेशन इज फेयरली स्मॉल, से मोर देन नॉट मोर देन 30 से कम होगा तब हम इसको यूज करेंगे। क्या, नंबर ऑफ पेयर्स। और जब हम भी ऑब्जर्वेशन करें तो छोटे सैंपल जो होंगे उस पर काम कर सकते हैं। कह रहा था ओरिजिनल डाटा आर इन द फॉर्म ऑफ रैंक्स। अगर ओरिजिनल डाटा रैंक के फॉर्म में तो भी हम इसका काम कर सकते हैं। तो स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन भी काम खत्म, ये क्वालिटेटिव मेजर्स था। अब आइए कंकरेंट डेविएशन में, एक लास्ट मेथड है, उसके बाद कहानी अपनी खत्म हो जाएगी। चलिए, कह रहा था मेथड ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल मेथड। अब देखो ये सिंपल मेथड है और सिंपल मेथड है, क्यों, कि द ओनली थिंग इज दैट रिक्वायर्ड अंडर दिस मेथड इज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ एक्स वेरिएबल एंड द वाई वेरिएबल। तो इसमें क्या करना है, डेविएशन चेक करना, डायरेक्शन चेक करना नहीं। द फार्मूला ऑफ एप्लीकेबल इज, इसका लिए फार्मूला क्या है कि आरसी, कॉन्करेंट डेविएशन के लिए आरसी यूज किया जाता है। ठीक है, प्लस माइनस अंडर 2c माइनस m बोल सकते हो, n बोल सकते हो, डिवाइड बाय n। ठीक है, अब इसके मेरिट्स क्या क्या हैं देखिए ध्यान से। क्या दिस मेथड इज सिंपल अंडरस्टैंड इजी टू अप्लाई। बिल्कुल सही। व्हेन द डेटा आर क्वालिटेटिव नेचर्स, ब्यूटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, ये भी क्वालिटेटिव मेजर्स के लिए ही है। ठीक है, हाँ जी। कह रहा व्हेन वी आर गिवन द रैंक नॉट एक्चुअल डेटा, दिस मेथड कैन बी यूजफुली एम्प्लॉयड। तो जब हम लोग रैंक दे और एक्चुअल डेटा ना दे
तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। डिमेरिट क्या है ये देखिएगा, कह रहा दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन इन ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वही बात ग्रुप वाला में 0 से 10, 10 से 20 इस तरह के डेटा के लिए ये नहीं है, इसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। कह रहा व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम एक्सीड 30 द कैलकुलेशन बिकम क्वाइट टेडियस एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम। क्लियर बात, समझ में आई बात कि नहीं आई सर? आगे तो ये था 3 मेथड ऑफ कोरिलेशन। एक क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करता है काल पियर्सन, 2 बात करता है किसकी, क्वालिटेटिव मेजर्स की। बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात? हाँ जी, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में मिलेंगे इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अभी वीक में 2 क्लास चल रहा है ना, पता है आपको कि वीक में 3 दिन आपका स्टैट्स, फिर 3 दिन इकोनॉमिक्स, फिर जैसे ही खत्म होगा मार्केटिंग पे आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।